तो आज हम थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। और कल से हम विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ एसक्यूएल। सो एसक्यूएल, you all know SQL full form is structured query language, राइट। ये एसक्यूएल का फुल फॉर्म है। और एसक्यूएल इज बेसिकली ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से गिवन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, राइट। ये प्रोसीजर इसलिए बनाए गए हैं जिससे आप किसी भी डेटाबेस को जब कम्युनिकेट करते हो तो डेटाबेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, राइट। तो एसक्यूएल इज कॉल्ड एज डेटाबेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, राइट, लाइक आप ओरेकल यूज कर रहे हो या एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो या DB2 यूज कर रहे हो या मोंगोडीबी यूज कर रहे हो, पोस्टग्रे यूज कर रहे हो, माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो, कोई भी डेटा की लैंग्वेज, आपकी कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, राइट। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL विल बी सेम फॉर एवरीवन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाई है। ये एक स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं, उसी के स्टैंडर्ड पे ये डेटाबेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज करती है, राइट। सो जहां कहीं आप अगर डेटा पे काम कर रहे हो तो एसक्यूएल पे काम करना, मतलब एसक्यूएल के साथ में इंटरेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। अगर आपकी कंपनी में डेटा है तो एसक्यूएल यूज होगा ही होगा, राइट। दो दो टूल होते हैं, एसक्यूएल और एक्सेल। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो इन दोनों चीजों को आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन फॉर दिस। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम कुछ कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो एसक्यूएल का इंटरेक्शन जरूरी होता है। एसक्यूएल केवल ऐसा नहीं है कि ये आपका डेटाबेस के साथ में यूज होती है। अगर आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो प्रोग्रामिंग में भी जहां कहीं डेटाबेस से इंटरेक्शन आया तो प्रोग्रामिंग में भी आपको एसक्यूएल यूज करनी ही करनी पड़ेगी। एसक्यूएल के साथ में कनेक्शन क्रिएट करने ही करने पड़ेंगे। अब पावर बीआई में जाओगे, वहां पे अगर टेबल्स से डेटा लेके आओगे तो भी आपके पास एसक्यूएल क्वेरी होनी ही चाहिए, राइट। पावर बीआई में भी एसक्यूएल की क्वेरी यूज होगी। अगर आप पाइथन में डेटाबेस के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हो तो भी एसक्यूएल यूज होगी। एक बार वो एक्सेल आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेटा के एरिया में काम करना है तो एसक्यूएल को तो अवॉइड नहीं कर सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड इट इज कंपैटिबली वेरी 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 इजी। आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि कितनी कंपैटिबली इजियर है, राइट। सो डोंट वरी कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एंड कंपैरेटिवली इसमें जो नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। बहुत वास्ट एरिया नहीं है इसका, बहुत लिमिटेड चीजें हैं इसमें। तो विल ट्राई टू कवर ऑल दोज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ चीजें हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा। सो व्हाट इज डेटा, एनीवन? कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं उससे आपको फेमिलियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट इज डेटा? Data is raw material. सॉरी। Data is raw material. तो डेटा इज बेसिकली वी कैन से कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, राइट। जहां भी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स का मतलब है कि सपोज माय नेम इज KD, and then I am 25, okay, and then I work with ABC company, right, and I have kids, okay। तो ये चार अलग अलग चीजें हैं।
ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, राइट? माय नेम इज रॉ फैक्ट, माय एज इज रॉ फैक्ट, माय जॉब इज रॉ फैक्ट, एंड माय नंबर ऑफ किड्स आर 10। ओके, दिस इज ऑल्सो रॉ फैक्ट, राइट? अब हम यहाँ पे हमने किसी को किसी और का नाम ले लिया, विशेष, राइट? Vishesh is 10-year old and he is working with the XYZ company and he has 15 children. Okay? And then I take suppose Satya Prakash and he is 65-year-old and he is working in PQR company and he has suppose 12 children. Okay, and then Y CB company hai, and he is 89-year-old and he is working with again XYZ company and he has kids. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी मैंने ये चाहे पेडी है, विशेष है, सत्य प्रकाश है एंड वाईसीबी, ये सारी सबका सबके डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, राइट? अब कलेक्ट करने के तो ये हमारे पास हो गया रॉ डेटा। लेकिन क्या हम इस डेटा से कुछ यूजफुल चीजें निकाल सकते हैं? तो अगर हम इस डेटा से यूजफुल चीज निकाल पाते हैं तो दैट becomes the information, right? That becomes the information। तो अब यहाँ पे इस डेटा से इंफॉर्मेशन हमें क्या निकल रही है? इस डेटा से इंफॉर्मेशन ये निकल रही है कि ये डेटा हमारा इनवैलिड है। अब ये डेटा इनवैलिड कैसे है? तो यहाँ पे हमें देख के पता लग रहा है वाईसीबी इज ऑफ 89-year-old एंड एट 89 years he is working in some company which is highly impossible, right? Because no company employs more than 60 or 65 years person. So we can consider that Satya Prakash is working in some company because he's 65. Still, he can work, but at the age of 89, he may not. He may not be able to work. Then Vishesh, he's of 10-year-old and he is having 15 kids. Is this possible? No, right? So, information from this table can be considered as this table is not valid because the data inside this table is unexpected, right? So Vishesh is 10-year-old, he's working also, and he has the kids also, right? So, this can be considered as invalid data, राइट? तो आप जब आप डेटा पे काम करते हो तो डेटा पे काम करने में आपको इस तरह की टेबल्स बहुत सारी मिलेंगी, राइट? तो इस टेबल्स में आपके पास एक होती है रो, दूसरा होता है कॉलम। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास रो। तो रो इज बेसिकली वी कैन से different we can say collection of attribute collection of attributes about a single entity। एंटिटी के बारे में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमने कलेक्ट किए, वो हो गया रो। एंड कॉलम क्या होता है? कॉलम आर एंटिटीज और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे ये नेम है, ये एज है, ये जॉब है एंड ये नंबर ऑफ किड्स है, राइट? तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हैं? सारी चीजें जो हमारे हमें दिख रही हैं, ये सारी चीजें हैं डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट्स। ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं एक सिंगल वैल्यू के बारे में या एक सिंगल एंटिटी के बारे में। एंटिटी क्या है? एंटिटी है स्केडी इज एंटिटी, विशेष इज एंटिटी, सत्य प्रकाश इज एंटिटी, वाईसीबी इज एंटिटी, राइट? तो ये सारी चीजें आप तो इस तरह से आप ये सारी चीजें समझ सकते हो रो एंड कॉलम क्या होते हैं।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? सर। ठीक है, अब इसमें आता है कि जब हमारे पास एक टेबल है तो एक टेबल में जब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एंटिटी है, राइट? तो जब एंटिटी, अब एंटिटी कुछ भी हो सकती है, एंटिटी आई कैन बी एंटिटी, यू कैन बी एंटिटी, एनी एनी अदर पर्सन कैन बी एंटिटी, राइट? तो यहाँ पे एंटिटी की आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो आइडेंटिटी मतलब क्या है? यूनिक एंटिटी मीन्स वी कैन से यूनिक यूनिक डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, राइट? किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में एक यूनिक डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी के अंदर यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी? कंपनी के अंदर यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी उस बंदे की एम्प्लॉय आईडी, राइट? तो वो उसकी एम्प्लॉय आईडी उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? प्रोडक्ट की बहुत सारी प्रोडक्ट का एक नाम भी हो सकता है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हो सकती है, उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट भी हो सकती है, उसके स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन व्हाट इज सो यूनिक अबाउट द प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, so that can be a product ID। अगर हम यहाँ पे कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स, इन इन इनसाइड द कोर्स, कोर्स आईडी कैन बी अ यूनिक आईडी, राइट? इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज एक तो ये कोई कॉलेज डेटा, तो कॉलेज डेटा में बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है? डिपार्टमेंट, तो इसके लिए क्या होगा? हम एक बनाएंगे डिपार्टमेंट आईडी। तो जहां भी आपको कोई भी डेटा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, उसके बारे में एक ना एक यूनिक पहचान क्रिएट करनी है, राइट? जैसे हमारे पूरे कंट्री में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को किसी न किसी यूनिक आइडेंटिटी के साथ में आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दैट इज आवर आधार कार्ड और मे बी आवर पैन कार्ड, जिससे हम उस पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ में या आधार कार्ड के साथ में ये एक बंदा है, जो जो नंबर सिर्फ इसी को मिला है, वो पूरे कंट्री में और किसी को नहीं मिला होगा, राइट? सो इस तरह से आप यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ये जो यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है, इसको हम बोलते हैं, किसी भी टेबल के लिए हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्लियर है? तो हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की यूनिक प्राइमरी की जो पहचान क्या होती है? तो प्राइमरी की आपकी डुप्लीकेट नहीं होगी, नो डुप्लीकेट, इट विल बी यूनिक, राइट? तो पूरी टेबल में जो प्राइमरी की होगी, वो प्राइमरी की किसी भी दूसरे पर्सन की, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की वो प्राइमरी की नहीं हो सकती, इट विल बी यूनिक। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें यहाँ पे रो कॉलम जो अगर आपको समझ में आ गया और प्राइमरी की समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? If you have any doubt, feel free to ask, because now the conceptual part is more। अब conceptual part बहुत ज्यादा है। अभी तक हमने जितना देखा था जो एक्सेल में था, that was all about implementation। अभी यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उसमें implementation के साथ में concepts भी हैं। तो concepts अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो बेसिक्स हैं उसको, बिफोर गोइंग फॉर एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, मैं वो कंसेप्चुअल पार्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। ये क्लियर है सबको इतना?
सर ये आइडेंटिटी कंपनी प्रोडक्ट कोर्स डिपार्टमेंट जो आपने बताया, एक बार फिर से रिकैप कर दीजिए सर। हाँ, तो इसमें ये सारी चीजें क्या हैं। अम, एक कोई एंटिटी है मान लो, राइट। तो एंटिटी में हम समझ लेते, हम मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। तो अब काम कर रहे हैं, तो अगर मैं एज ए कुशल कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट, तो जरूरी नहीं कि कुशल पूरी कंपनी में मैं अकेला ही हूँ। अगर अब मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो कोई कोई बाहर से बंदा आया, उसने कहा कुशल से मिलना है, तो रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शन ने कहा, रिसेप्शनिस्ट ने आपसे पूछा कि किससे मिलना है, आपने बोला कुशल से मिलना है, ठीक है। अब उसने अपने सिस्टम में टाइप किया कुशल। अब कुशल जैसे ही उसने टाइप किया, तो उसको 20 कुशल मिल गए। कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते, तो उसको 20 कुशल मिल गए। उसने कहा अरे यहाँ तो 20 कुशल हैं, आप उसका कुछ इनिशियल्स बताइए। तो फिर क्या होगा, फिर आपको आप बताओगे उसका नाम, पूरा नाम है कुशल द्विवेदी। तो उसने टाइप किया, अब कुशल द्विवेदी जैसे उसने टाइप किया, उसको 5 कुशल द्विवेदी मिल गए। अब क्या हुआ, यार खाली नाम से काम नहीं चल रहा, और कुछ भी देखना पड़ेगा, और कुछ भी देखना पड़ेगा। तो आपको याद आया, अरे वो कुशल जोधपुर से बिलोंग करता है। तो तो अब वो उसकी, अब नाम को छोड़ के दूसरी फील्ड पे गया। वो उसने उसने टाइप किया जोधपुर। अब जोधपुर से भी 3 कुशल आ रहे हैं। तो यार जोधपुर से 3 कुशल है, तो और कुछ डिटेल बताइए। तो फिर आपने कहा कि उसके फादर का नाम, ठीक है। तो फिर उसके फादर का नाम डाला, तो जैसे फादर का नाम डाला, तो एक एक एंट्री आ गई, हाँ दिस इज द कुशल यू वांट। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक कुशल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उसका नाम भी यूज किया, उसका सिटी भी यूज किया, और उसका फादर का नाम भी यूज किया, राइट। तो ये जब तीन तीन चीजें आपने यूज की एक फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, एक वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। लेकिन अगर हम पूरी कंपनी में बंदों को ये बोल दें कि नहीं, आपको हम एक एम्प्लॉय आईडी देंगे, राइट। वो एम्प्लॉय आईडी आपके लिए यूनिक होगी, आप इस कंपनी में हो, या 4 साल बाद आप छोड़ के चले भी गए, और उसके बाद 15 साल बाद कोई कोई आपके बारे में यहाँ पे इंक्वायरी करने आएगा, तो आपको उस यूनिक एम्प्लॉय आईडी के साथ में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर आपको नाम, सिटी, या फादर नेम, या एड्रेस, या मोबाइल नंबर, सब कुछ अलग अलग जानने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड दैट वन एम्प्लॉय आईडी, एंड एग्जैक्टली वो एम्प्लॉय की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक वैल्यू। तो अब यहाँ पे एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। जैसे एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय आईडी हो गया। बहुत सारे प्रोडक्ट है किसी कंपनी में, तो हमने प्रोडक्ट आईडी क्रिएट कर दिया। अब प्रोडक्ट आईडी क्रिएट करना क्यों जरूरी है, आप कह सकते हो कि कंपनी तो यूनिक प्रोडक्ट ही बनाती है। अब कंपनी अगर मैगी बना रही है, या कंपनी अगर टूथपेस्ट बना रही है, तो टूथपेस्ट तो एक ही होता है। या आई कैन अंडरस्टैंड टूथपेस्ट एक हो सकता है, लेकिन क्या होता है बहुत बार, जब आप किसी भी ऐसी चीजों में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया। अब फॉर्मूला चेंज होने में क्या हुआ, जब फॉर्मूला चेंज हुआ, तो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज हो गई, तो वहां पे फिर क्या होगा, फिर उनको एक नया प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हो सकता है कि वही वही टैबलेट हो, लेकिन उस टैबलेट का आज की डेट में जो प्रोडक्ट आईडी है वो डिफरेंट हो सकता है। आज से 3 साल पहले उसका प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट हो सकता है, आज से 10 साल पहले उसका प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखोगे, तो जैसे गुड नाइट आती है, जो आपका मच्छर भगाने के लिए जो लिक्विड आता है, राइट। तो उसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट हर 2 साल में चेंज होता है। वो हर 2 साल में चेंज होता है, तो जब फॉर्मूला चेंज हो गया, तो वो प्रोडक्ट भी कुछ चेंज हो गया। तो फिर वो क्या होता है कि फिर उसको वो एक नई आईडी से आइडेंटिफाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको पता लग जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट की आईडी है, जो उससे पता लग जाएगा कि ये जो जो प्रोडक्ट है वो किस ईयर की बात कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई भी इंक्वायरी आती है, तो वो उसकी यूनिक आईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमारे अभी वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, या 10 साल पहले वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, राइट।
तो प्रोडक्ट आईडी इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ही कोर्स आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, जो कि आपकी किसी भी वैल्यू को, किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मनी? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, देयर आर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन माई SQL। इसमें डिफरेंट हाँ, क्या क्या है सर? अभी आ रहा हूँ बेटा, उस पे आ रहा हूँ, डेटा अच्छा, टाइप्स पे आ रहा हूँ। ओके सर। अभी मैंने सिर्फ आपको प्राइमरी की के बारे में बताया है। ओके सर। ठीक है, वन बाय वन मैं सारी क्लियर चीजों पे आऊंगा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। सर। ओके, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद जो अगली चीज आती है, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैल्यूज, राइट। तो ये टाइप ऑफ वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? सो लेट अस सी कि बेसिकली इन टाइप्स ऑफ वैल्यूज को ही हम डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यू, और वी कैन से डेटा टाइप, राइट। तो डेटा टाइप्स में अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। तो पहली होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स में आपके पास डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। दैट कैन बी, नंबर वन, आपके पास इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो इंटीजर, राइट, इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। देन तो इंटीजर में क्या होता है, आपके जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे आपके इंटीजर में होंगे। अभी इसमें भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसमें आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और इसमें निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, राइट। तो जैसे आप पॉजिटिव इंटीजर 10, 20, 15, 25, नेगेटिव इंटीजर -10, -5, -25, ये भी आप सोच सकते हैं। वो ऑल दोज आर इंटीजर्स, राइट। फिर दूसरे इसमें आते हैं आपके, इसमें होते हैं आपके फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके 25.678, तो अब ये क्या है, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या डेसिमल नंबर्स है, राइट। तो इनको आप यूज कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। तो इंटीजर डेटा टाइप को रिफर करने के लिए जब भी हम यूज करेंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, हम एक बार पहले एक बार सारे डेटा टाइप एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा डेटा टाइप आता है इसमें आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में हमारे पास है, सबसे पहले कैरेक्टर आता है, राइट। तो कैरेक्टर में हमारे पास फिक्स्ड, ये जहाँ पे भी हम कैरेक्टर यूज करते हैं वहाँ पे फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद दूसरे आते हैं आपके पास वैर कैर, राइट। वैर कैर में क्या होता है? वैर कैर इज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स, राइट। जो आपकी, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, उसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल मतलब मूव हो सकती है। तो इसमें जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, अगर कैरेक्टर में 3 लेंथ डिफाइन की है तो हमने यहाँ पे जस्ट ABC दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल लेंथ में आप यहाँ पे बड़ा नाम भी दे सकते हो कि दिस इज SQL क्लास, राइट। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज भी दे सकते हो। तीसरा तीसरा जो डेटा टाइप होता है वो वो फिर आता है आपका डेट एंड टाइम्स, राइट। तो डेट एंड टाइम्स को यहाँ पे हम बेसिकली जब मेजर करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डेट होता है, फिर इसके बाद फिर दूसरा दूसरा टाइप होता है इसमें टाइम,
फिर तीसरा टाइप होता है डेट टाइम, राइट, जहाँ पे आपका एक ही एंटिटी में डेट एंड टाइम दोनों होगा, राइट, या इसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प, राइट, कौन सा टाइम स्टैम्प पे हुआ है। और चौथा होता है हमारा ईयर्स, जिसमें हम ईयर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट को जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे आप इसके अंदर इट स्टोर्स ईयर, मंथ एंड डेट टुगेदर, राइट। एंड टाइम में, जब टाइम को आप यूज करोगे तो टाइम में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टोर्स आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, राइट। और टाइम स्टैम्प में डेट और टाइम दोनों को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अभी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये आपके पास डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, देन फोर्थ आपका इसमें आता है, इसमें बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी डेटा टाइप में यूजुअली आपका जैसे इमेजेस वगैरह होती हैं या रॉ फाइल्स होती हैं जिनको लिंक करना होता है तो वो बाइनरी में आता है। यूजुअली हम बाइनरी डेटा टाइप को एक्सेल या इस तरह की टेबल में अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका डेटा टाइप बहुत ज़्यादा होता है, इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली हम बाइनरी डेटा टाइप को अपनी टेबल्स में स्टोर नहीं कर सकते। आप एक टेबल में इमेज स्टोर नहीं कर सकते, राइट। देन एक आता है बूलियन, राइट, बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन क्या होता है? बूलियन, इट स्टोर्स ट्रू और फॉल्स, राइट। ट्रू और फॉल्स में जब भी हमें वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम वहां पे बूलियन डेटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके सर। इसमें इनको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे कि ये डेटा टाइप कैसे चल रहे हैं। ठीक है, बैक मेरा 2 क्लास छूट गया था वो एक्सेल का, तो उसका डाल दीजिएगा ना सेट। um, मनी, मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि लास्ट की जो 2 क्लास है वो सर्वर के कुछ इशू की वजह से वो उनकी रिकॉर्डिंग स्टोर नहीं हो पाई, रिकॉर्डिंग उनकी डिस्ट्रॉय हो गई है, राइट। So what I'll do is I'll take out some time and I'll recover that those topics, and I'll वो फिर रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। We'll do that again. Okay. ओके सर। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, राइट। इस कंस्ट्रेंट्स का क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हम कुछ भी टेबल बना रहे हैं, तो टेबल्स में कुछ रूलिंग्स होनी चाहिए, rules that are compulsory to follow। जब भी हम कुछ भी ऐसा बना रहे हैं तो हमें अपने डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए या डेटा में कोई प्रॉब्लम ना आए या उसको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइन करने होते हैं। वो दोज रूल्स आर नोन एज कंस्ट्रेंट्स, राइट। अब ये रूल किस तरह के हो सकते हैं कि रूल्स इस तरह से हो सकते हैं कि अब सपोज मान लो कोई एक ऐसी वैल्यू है तो जिसमें हम आंसर जस्ट यस और नो में एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो हमें चेक करना है कि कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो हमारी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, तो हमें चेक करना है कि वेदर ही इज माइनर और नॉट, राइट। अगर माइनर है तो हमें उसको कंपनी में ज्वाइन नहीं कराना है, और अगर माइनर है तो हम, सॉरी, अगर माइनर नहीं है तो हमें कंपनी में ज्वाइन कराना है, और अगर माइनर है तो हमें उसको कंपनी में ज्वाइन नहीं कराना है, राइट। तो इस तरह के जहाँ जहाँ पे केसेस है तो वहाँ वहाँ पे एक माइनर करके हमने एक फील्ड बना दी
और वहां पे उसके आंसर में हम यस या नो स्टोर कर रहे हैं, राइट। अब यस और नो के अलावा अगर कोई तीसरी वैल्यू आ जाए, कोई कहते मे बी, कोई कहते हैं बिकमिंग माइनर, और कोई कहते बिकमिंग एडल्ट, राइट, या प्रोग्रेसिंग, एंड कुछ भी उसने लिख दिया, तो क्या होगा? क्या हम ऐसी वैल्यूज को हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या हम ऐसी वैल्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नो, यस और नो? हम ऐसी वैल्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ऐसे केसेस के लिए हम कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं। या अब मान लो कोई स्टूडेंट हैं, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में क्या है कि जब उनका रोल नंबर डिफाइन होता है, तो रोल नंबर डिफाइन होने में पहले ईयर आता है कि कौन से ईयर का स्टूडेंट है, फिर कॉलेज आता है, तो कॉलेज है सपोज 378, ये कॉलेज का कोड है। और फिर कोर्स कोड है कि कौन से कोर्स में है, तो 067 उसका कोर्स कोड है। और फिर उसका अपना रोल नंबर है, राइट। तो अब यहाँ पे जब जो ये रोल नंबर डिफाइन हुआ है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो इस तरह से डिफाइन हुआ है। अब अगर यहाँ पे कोई इस तरह से डिफाइन कर दे कि यहाँ पे 98 इस तरह से इसने कुछ भी डाल दिया, क्या ये हमारे पास एक वैलिड वैल्यू होगी? पहली तो यहाँ पे एक एक इसकी जो ये लेंथ यहाँ पे प्रॉपर जा रही है, वो लेंथ ही यहाँ पे प्रॉपर मैच नहीं कर रही है, राइट। तो अगर ये लेंथ प्रॉपर मैच नहीं कर रही है, या अब यहाँ पे हमने ईयर जो पहले के 2 डिजिट है वो ईयर है, राइट। अब यहाँ पे ये 98, तो अभी ईयर हमारा आया ही नहीं है, वो तो हमारा बाद में आने वाला है, राइट। तो अगर कोई कहता है कि इसने 2025 2024 में या 2023 में एडमिशन लिया है, तो आराम से कोई भी कह सकता है कि ये जो रोल नंबर है ये वैलिड रोल नंबर नहीं है। तो इस तरह के केसेस में क्या होगा कि अगर हम इन इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो डेटा है उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, डेटा हमारा सही नहीं रहेगा। अभी अभी जैसे पैन कार्ड नंबर होता है, राइट। तो पैन कार्ड नंबर में ALX एंड RDT, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें पैन कार्ड नंबर में ये जो चौथी डिजिट होती है, ये क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि ये इंडिविजुअल कार्ड है या बिजनेस कार्ड है या सोसाइटी का कार्ड है। तो यहाँ पे ये जो आर है ये कहीं से भी वैलिड नहीं है, या तो यहाँ पे बी होना चाहिए या यहाँ पे पी होना चाहिए, राइट। देन यहाँ पे ये जो पांचवा है, ये किसी भी पर्सन का सरनेम होता है, राइट। तो अगर इन सारी चीजों को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया गया, तो क्या होगा? जो हमारे पास डेटा होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा या डेटा में एरर आएगी। तो ऐसे केसेस के लिए हम डेटा में कुछ ना कुछ रूल डिफाइन करते हैं। वो दोज रूल्स आर नोन एज कंस्ट्रेंट्स इन द डेटा। क्लियर? तो कंस्ट्रेंट डिफाइन, तो यहाँ पे कुछ जो कॉमन कंस्ट्रेंट होते हैं, पहला होता है हमारे पास नॉट नल कंस्ट्रेंट, राइट। नॉट नल का मतलब है इट इंश्योर्स दैट कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, राइट। इट इंश्योर्स कि एक कॉलम में नल वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। आजकल आप देखते होगे ना, बहुत सारे गूगल फॉर्म आते हैं, कुछ तो गूगल फॉर्म में कुछ फील्ड्स पे स्टार लगा हुआ होता है, और अगर आप उन फील्ड्स को फिलअप नहीं करते हो, तो वो आपको फॉर्म सबमिट करने नहीं देगा, राइट। दैट्स व्हाट इज आल्सो अ नॉट नल कंस्ट्रेंट, कि वो वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा हुआ है, तो उसका जेंडर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो जो भी 3 जेंडर है, 3 में से कोई भी एक जेंडर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन है उसका जेंडर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से उसने अगर फॉर्म भर रहा है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी ही होगी।
वो ये नहीं कह सकता कि मैं अवतार हूँ, मैं प्रकट हुआ हूँ। इट कैन नॉट बी क्लेम्ड। ठीक है। So this is how we can identify और we can ensure that हमारे डेटा में प्रॉपर वैल्यू है या नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहीं पे हम अगर हम अपनी टेबल की बात करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे टेबल ली, तो यहाँ पे हमने प्राइमरी की बात करी थी। राइट। प्राइमरी की क्या है? किसी भी पर्सन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। राइट। अब वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो हमें समझ में आ गया कि वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, उसमें यूनिक वैल्यूज ही हो सकती हैं। लेकिन क्या प्राइमरी की किसी के लिए भी मिसिंग हो सकती है? नो। क्योंकि ये किसी भी पर्सन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये नहीं होगी तो इट मीन्स वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। राइट। अब यहाँ पे आप ये मत कहना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ऑन पेपर अगर उनको कोई भी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना है, देन दे नीड द आधार कार्ड। राइट। सो टू फॉर द प्लानिंग पर्पस, फॉर अरेंजमेंट पर्पस, गवर्नमेंट नीड टू इशू द आधार कार्ड। तो उसको आधार कार्ड वहां पे बनवाना पड़ेगा। राइट। तभी, अदरवाइज वो गवर्नमेंट के लिए नॉन एग्जिस्टिंग है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हो सकता है दुनिया के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा हो, बट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ही इज नॉट एग्जिस्टिंग। ठीक है। तो ये है हमारा नॉट नल। दूसरा आता है इसमें यूनिक। तो यूनिक में क्या होता है? जैसा अभी हमने ऊपर देखा, तो प्राइमरी की है। प्राइमरी की हर बंदे के लिए एक ही हो सकती है, किसी बंदे के लिए दूसरी प्राइमरी की नहीं हो सकती है। ऐसे ही मोबाइल नंबर है। चलो, मोबाइल नंबर भी वैसे मोस्ट केसेस में यूनिक ही होता है। ये अलग अलग, ये एक दो बंदों के लिए सेम नहीं हो सकता। राइट। पहले फोन नंबर हुआ करता था, तो फोन नंबर कुछ लोगों के लिए सेम हो सकता है। मान लो वो आसपास रहते हैं और एक बंदे के यहाँ फोन है, बाकी लोगों के यहाँ फोन नहीं है, तो वो फोन नंबर शेयर कर लेते हैं। राइट। तो फोन नंबर आपका डुप्लीकेट हो सकता है, बट मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। राइट। ऐसे ही फिर क्या है, और क्या डुप्लीकेट? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी, अगर आप एक कंपनी में काम करने जा रहे हैं, आप अपनी चीजों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, सो ईमेल आईडी ऑल्सो नीड्स टू बी यूनिक। राइट। तीसरा होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। राइट। तो प्राइमरी की क्या होता है? तो प्राइमरी की नॉट नल प्लस यूनिक। नॉट नल और यूनिक दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो प्राइमरी की बनती है। राइट। सो प्राइमरी की इज ऑलवेज, it is not null and unique key, and this is how you can identify a unique value, a not null value for all the rows inside the table. फिर चौथी चीज आती है इसमें, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल मतलब? नॉट नल। ये है ना, पहला नंबर नॉट नल बताया था। सर एक बार बताना दोबारा प्लीज। ऐसी फील्ड जो यूनिक, जो ब्लैंक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओके आपने सर, मुझे जन्म पता लिया है तो आपकी हाँ। कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगी। राइट। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मेरी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मैंने अवतार लिया था, अनादिकाल से जी रहा हूँ। ये बोल सही है। सकते हो? नो सर। ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज नॉट नल। अगर आप इस धरती पे एग्जिस्ट करते हो, तो आपका कोई ना कोई जेंडर भी होगा। यू मे बी मेल और यू मे बी फीमेल और यू मे बी ट्रांस। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई जेंडर नहीं है, मैं स्वयंभू हूँ। ठीक है। ओके सर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नॉट नल। हाँ। अब इसके बाद आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इज बेसिकली टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। राइट। तो दो टेबल के बीच में जब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, तो हम फॉरेन की को यूज करते हैं। तो फॉरेन की क्या करता है? अब फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है। डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। और अब इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है और इसमें है हमारा डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। दूसरी टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास ईएमपी आईडी है और ईएमपी नेम है और तीसरा है कि ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट आईडी क्या है, राइट। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिपार्टमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और इसकी डिपार्टमेंट आईडी है, लेकिन यहाँ पे खाली डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, राइट। तो अगर अब हमें डिपार्टमेंट का नाम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें इस टेबल को डिपार्टमेंट आईडी के साथ में कनेक्ट करना होगा, राइट। डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल के लिए प्राइमरी की है, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, हमारी प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी, राइट। ये हमारे लिए यहाँ पे प्राइमरी की है। बट यही डिपार्टमेंट आईडी जब एम्प्लॉय टेबल में है तो ये फॉरेन की है, राइट। फॉरेन की का मतलब है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं से रेफरेंस उठा के यहाँ पे आ रही है। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल से रेफरेंस लेके यहाँ पे आ रही है, राइट। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी होगी, ये हमारी फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। समझ गए? यस सर। क्लियर है सबको? सो दिस इज व्हाट इज फॉरेन की। ये बहुत काम आएगा जब आप दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, दो टेबल्स को आपस में मर्ज करना स्टार्ट करोगे, एक टेबल से दूसरी टेबल में वैल्यू लेके आओगे। तो जो काम हम वी लुकअप से कर रहे थे एक्सेल में, वही काम हम यहाँ पे एसक्यूएल में फॉरेन की के थ्रू परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद एक आता है डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट, को हम बोलते हैं डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डिफाइन करता है कि अगर कोई भी फील्ड के लिए वैल्यू नहीं दी गई है या यूजर ने वैल्यू सप्लाई नहीं करी है, तो एक उसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि अगर मान लो कोई हाँ, हमारे पास हमारे पोर्टल पे कुछ यूजर्स हैं, राइट। अब यूजर ने अगर अपना स्टेटस नहीं दिया है कि यूजर एक्टिव स्टेट में या इनएक्टिव स्टेट में या होल्ड स्टेट में या बिजी स्टेट में है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट हमें उसको एक्टिव ही रखना है, राइट। तो अगर कोई वैल्यू यूजर की तरफ से सप्लाई नहीं की गई है तो एक मोस्ट कॉमन वैल्यू हम इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर देते हैं, जिससे वो जो वैल्यू है वो ब्लैंक कभी नहीं रहेगी, राइट। उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। सो ये सारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं कंस्ट्रेंट के बारे में, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड ये रिकॉर्डिंग आपकी कल तक अपलोड हो पाएगी। सो रीविजिट दिस रिकॉर्डिंग व्हेन एवर यू नीड टू नो द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एसक्यूएल। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जब हम क्वेरी अप्लाई करेंगे तो उसमें भी बीच में कहीं ना कहीं आते रहेंगे, राइट। सो डू नॉट वरी, ये सारी चीजें रिवाइज भी होंगी जब भी आप आगे काम करोगे, तो चीजें डेफिनेटली रिवाइज होने वाली, ठीक है। सो डू नॉट वरी, और जस्ट आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, दैट इज मोर देन एनफ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे एंड विल सर एक रिकनेक्ट टुमारो। हाँ, पूछो। कुछ पूछना था। सर एक्चुअली मैं अपने लैपटॉप को बहुत केयरफुली यूज करता हूँ, बट लेकिन